चलिए, तो आज हमारा जो है, ठीक है, आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी में, वो है आपका चैप्टर 1 और फिर एक है चैप्टर आपका प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, आज के क्लास में भी टोटल आपका 20 क्वेश्चन ही रहेंगे। और कल जैसा प्रोसेस था, ठीक है, कि आपको सारा का पोल मिलेगा, आपको पोल में आंसर देना है। ठीक है, तो एक चीज पहले बता दें कि आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसके पहले आप चैप्टर्स को अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर्स में क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है। और अगर आपका क्वेश्चन जो है अगर सब्जेक्टिव रहता तो आप ये बोल सकते हैं सर हम कुछ भी लिख के आ सकते थे। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ भी लिख के आएंगे तो उसमें 2 से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि आपका डायरेक्ट यस और नो, अगर पता है तो मिलेगा, नहीं पता है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम्स को सीरियस ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनमें से कौन है, एक मिनट, सॉरी, इनमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पहला है वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, क्या वो सोशल वेलबींग की बात करता है। सेकंड, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, क्या वो पॉवर्टी की बात करता है। थर्ड, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, क्या वो सोशल प्रॉब्लम की बात करता है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्या इंटर डिसिप्लिनरी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो गलत है, गलत मैच। ओके सर। एक मिनट रुके। गलत जवाब। क्या दिए थे आप अपना आंसर? सर आपने कौन सा? स्कूल रेडिकल ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। थॉट पॉवर्टी की बात नहीं करता है, गरीबी की बात नहीं करता है वो। सर वो तो इनइक्वालिटी रेसिज्म। इनइक्वलिटी रेसिज्म की बात नहीं करता है वो, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि आपका वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट वो तो क्लियर है, सोशल वेलबींग की बात करता है। ठीक है, सेकंड, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना कैपिटलिस्ट और जो गरीब वर्ग है, ठीक है, इसमें वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पॉवर्टी की ही बात करता है। थर्ड जो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये सोशल प्रॉब्लम्स, जो थर्ड है, ठीक है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए क्या है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है ये लेड फाउंडेशन ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड आल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। ठीक है, ये इसकी बात करता है। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो आंसर सी होगा। और फिर जो आपका एक था ये ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये तो इंटर डिसिप्लिनरी है ही। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ कर ये पढ़ा जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़िए। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड, आपको फिर से बताना है कौन जो है रॉन्गली मैच्ड है। ऑप्शन ए ज्योग्राफी ऑफ लाइजर, जो होता है वो सोशियोलॉजी होता है। मेडिकल ज्योग्राफी जो होता है क्या वो इपिडेमोलॉजी होता है। फिर सी जो है बिहेवियरल ज्योग्राफी, क्या वो साइकोलॉजी होता है। फोर्थ इलेक्टोरल ज्योग्राफी, क्या वो पॉलिटिकल साइंस होता है। अच्छा एक मिनट, मेरा
एक फोन आ रहा है, हम उसको अटेंड करते हैं, ठीक। अब फिर से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो, यस सर। आवाज जा रही है? यस सर। ओके, तो आप क्वेश्चन ये पढ़ लिए हैं? यस सर। ओके, चलिए बनाइए इसको। आपने आंसर बी किया, यस सर। कैसे? आप यानी कि चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं? सर एपिडीमियोलॉजी और इसमें कंफ्यूजन था सर, ऊपर के दोनों। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ लाइजर वो तो सिंपल सी बात, जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी, वो इसी की बात करता है। मेडिकल ज्योग्राफी जो है वो ये एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है? चिकित्सा, मतलब ये मेडिकल से ही संबंधित है, ठीक है। फिर बिहेवियरल ज्योग्राफी ये साइकोलॉजी से संबंधित है, मानव विज्ञान, ठीक है। लेकिन जो इलेक्टोरल ज्योग्राफी है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेफोलॉजी, ठीक है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी जो होता है उसको सेफोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। तो इसमें जो आपका डी है वो इनकरेक्टली मैचिंग है। ये जो एक चार्ट दिया हुआ है आपको बुक में ना, एक चार्ट दिया हुआ है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फाइंड द राइट ऑप्शन, ठीक है। टी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ज्योग्राफी इज लॉ मेकिंग नॉमेटिक, ठीक है। सेकेंड जो है वो है ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव। तो आपको बताना है क्या वो दोनों सही है, पी और क्यू दोनों सही है या दोनों गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? यस सर। आपने ऑप्शन डी क्लिक किया, पी इज रॉन्ग, क्यू इज करेक्ट। पी कैसे रॉन्ग है? सर नोमोमैथिक का मतलब क्या है?
नोमोथेटिक मतलब जो आपका देश का जो रूल बनता है, लॉ बनता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें ज्योग्राफी का भी रोल होता है। क्या ऐसा नहीं है? यस सर। होता है ना? तो इसमें दोनों सही है, ठीक है, पी एज वेल एज क्यू बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। ओके, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फाइंड द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन पी है जो है वो है रेडियल एम्फेसाइज्ड सिंथेसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यू जो है वो है डायनामिज्म इज द कीवर्ड इन सैंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो आपको बताना है क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सही है कौन गलत। और लीजिए ठीक है। रेचल इंफेस्टेटिस ह्यूमन जियोग्राफी डायनेमिज्म इज द की वर्ड इन सैंपल्स। सर सैंपल्स डेफिनेशन मतलब सैंपल। डायनेमिज्म इज ए कीवर्ड इन सैंपल डेफिनेशन, ठीक है, मतलब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं वो एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ठीक है। डायनेमिक मतलब वो लिमिटेड नहीं है, उसमें इंटरडिसिप्लिनरी है वो। सर मतलब बस उसका कुछ एरियाज लिमिटेड है, ये होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जो यूनिवर्सल है, मतलब वो हर तरफ फैला हुआ है, डायनेमिक है। बोलते हैं ना किसी का जो नेचर है वो डायनेमिक नेचर है। दैट मीन्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सर्टेन स्फीयर, ठीक है। ओके समझ में सर। आया? हम्म। यस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका जो आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर आप चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे तो रेडियल ने एक बात कही है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। और वो क्या बोला है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब एक ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक सिंथेटिक स्टडी है, ठीक है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक मतलब लोगों ने इसे एस्टेब्लिश किया है, विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, ठीक है। जो ह्यूमन सोसाइटी है जो है, समाज जो है, और जो हमारा अर्थ है, वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। विच एलिमेंट इज कॉल्ड मदर नेचर? इनमें से कौन है जिसे हम लोग मदर नेचर कहते हैं? क्या वो फिजिकल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है? यस सर। क्लियर है? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका जो आंसर है सही है, वो क्या है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट को लोग क्या कहते हैं? मदर नेचर। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअली में नेचर जो है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल फिजिकल नेचर ही तो है, ठीक है, बाकी तो सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच
ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। आपको बताना है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी, इसमें से कौन है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करता है? यस सर। वेरी गुड। तो इसमें से जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी डू नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ट्रिगोन में देखते हैं कि आपने क्लास 11 में जो पढ़ा होगा, आपने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ठीक है, माउंटेन के बारे में, फिर मैप के बारे में, फिजिकल मैप समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब क्लास 12 में क्या पढ़ना है, उसके अदर ब्रांच वो है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आता है। क्लियर है? ऑप्शन सी। यस सर। Next, read the given statement and find the right answer from the option given below. ये जो है, nature is extremely important to develop technology and technology loosens the shackles of environment on human beings. क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सर सेकल्स का मीनिंग क्या है सर? शैकल्स मतलब देखिए, जो पर्यावरण का जो बाधा है, ठीक है, क्या उसको कम करने में टेक्नोलॉजी मदद करता है? वो पूछ रहा बांधा सर? हूँ। बाधा, बाधा मतलब हडल। हडल। जैसे मान लेते हैं भूकंप आ रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहा है जोर से, हमको पता नहीं है, हमारे पास अगर सिस्मोग्राफ नहीं है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मेजर करने का, ठीक है, तो वो एक हडल है ना। तो क्या टेक्नोलॉजी जो है, वो जो हडल है उसको कम करने में मदद करता है? ये पूछ रहा है। टेक्नोलॉजी लूजेंस द साइकिल, जो हडल से क्या कम करता है? Nature is extremely important to develop technology. Yes sir. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? Sir, your voice. ओके ओके, सॉरी। क्लियर है वो क्वेश्चन ना? Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Analyze the two statements and select the best possible answer from the given below, ठीक है। assertion दिया हुआ है कि भूटान is only country in the world to officially proclaim the gross national happiness GNH as the measure of country's progress, ठीक है। फिर रीजन दिया हुआ है कि GNH encourages us to think of a spiritual, non-material and क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर GNN क्या है सर? GNH, जैसे हम इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे देखते हैं कि हमारे पास जितना पैसा है, ठीक है, Yes. इसको हम लोग मेजर करते हैं। भूटान में
स्पेशल है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल है वहां पे। तो उसी के बारे में लिखा है कि वहां पे जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसकी मदद से वहां पे प्रोग्रेस मेजर किया जाता है कि वहां की सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जीडीपी नहीं होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वहां नहीं होता है, ओके ठीक है, यस वही बोल, पढ़ लीजिए ठीक से। यस सर वैसे बोली तो मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया है लगभग। वेरी गुड। तो इसमें देखते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारे कंट्री में क्या किया जाता है, ठीक है, हमारे कंट्री में जीडीपी निकाला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कि हाँ भाई हमारा डेवलपमेंट कितना हो रहा है। लेकिन भूटान के साथ थोड़ा अलग है, वो लोग क्या निकालते हैं, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, कि वहां देखते हैं क्या सोसाइटी जो है स्पिरिचुअली इथिकली कितना मजबूत हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर स्पिरिचुअली लोग कब मजबूत होते हैं, तो अब तभी मजबूत होते हैं जब उनको इक्वालिटी मिलता है, लिबर्टी मिलता है, जब वो अपने लाइफ को अच्छे से विकसित कर पाएंगे तभी वो खुश होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है GNH, इसके मदद से हमारा भूटान में वहां के डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। क्लियर है? यस सर ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। ये तो पढ़ा हुआ है, पहले भी करवा चुके हैं। यस सर वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर सी है, बिकॉज वी नो दैट विट इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप। तो क्या होता है प्लांटेशन क्रॉप? प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है बताइए? सर दोज क्रॉप्स हो मतलब वो जो स्पेशल क्रॉप्स होते हैं जिनको एक पूरे गार्डन में अकेले सिंगल क्रॉपिंग की जाती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उनका जो पर्पस होता है वो कॉमर्शियल होता है, ठीक है, मेनली कॉमर्शियल। कॉमर्शियल होता है। हाँ, और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? क्या ये इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है? नो सर बिल्कुल, सर कॉलोनियल जो आए थे उनसे आया है। चलिए, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट, इन which of the following country cooperative farming was the most successful experiment? Russia, Denmark, India, USA. यस सर वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि डेनमार्क जो था वहां पे कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा बी। नेक्स्ट,
ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, फ्लावर्स के जो फार्मिंग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, मिक्स फार्मिंग कहा जाता है, या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है? यस सर। वेरी गुड। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बिकॉज फ्लोरिकल्चर इज फॉर फ्लावर्स। ठीक है, ट्रक फार्मिंग कैसे कहा जाता था? सर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सर एक जगह से दूसरी जगह ओवरनाइट ले जाने में ट्रक बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, जो वेजिटेबल फार्मिंग है उससे हम लोग ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following type of cultivation was developed by European colonialists? Kolkhoz, viticulture, mixed farming या plantation? यस सर। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है, वो कॉलोनियलिस्ट जो है वो यहाँ पर लेकर आए थे, ये इंडियन ओरिजिन का नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, in which one of the following region is extensive commercial grain cultivation not practiced? इनमें से कौन है जहां पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस किया जाता है? यस सर। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंसर डी। अमेजोन बेसिन जो है वहां पर हमें एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन नहीं देखा जाता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ साइट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट? इनमें से कौन सा वो जगह है जहां पर हमें साइट्रस फ्रूट्स का फार्मिंग देखने को मिलता है? मार्केट गैदरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव फार्मिंग? यस सर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो हम लोग देखते हैं जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है वहां पर हमें साइट्रस फ्रूट देखने को मिलता है। वहां पर जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो खास करके उगाए जाते हैं मेडिटेरियन रीजन में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इनमें से कौन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फैक्टर है? पढ़ लीजिए ठीक से। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल ऑफ द अबव यानी कि इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ये जो चारों चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल आपको बताया था कि इंडिया का रैंक जो कितना है 131st है। ठीक है, कल आपको शायद बताया था 195 आउट ऑफ, है ना? Yes, sir. हाँ, वो 195 नहीं, शायद 189 है। ठीक है, 189 कंट्रीज टोटल शामिल होते हैं, उनमें से 131st जो रैंक है वो इंडिया का है। ओके, Yes, sir. अभी अभी तुरंत एक वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इस कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, आई थिंक आपके पास अभी लिंक भेजे हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसको देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? इनमें से कौन है जिसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं? Yes, sir. वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है इसे हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि इसमें किया जाता है एक बड़े से इलाका को उसको जलाकर, ठीक है, उसको सब मतलब ऊपर वाले लेयर को एक साथ जला दिया जाता है और फिर उस पर खेती किया जाता है। ये मेनली कौन लोग करते हैं? जो हमेशा घुमंतु लोग होते हैं, एक जगह दूसरी जगह वो चलते जाते हैं और रुक के वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर क्रॉप करके और फिर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay, next. Answer B is right answer. Next. Which one of the following does not follow monoculture? इनमें से कौन है जो मोनोकल्चर फॉलो नहीं करता है? डायरी फार्मिंग, प्लांटेशन, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग? Yes, sir. ये भी क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं।
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो मोनोकल्चर है, मतलब मोनोकल्चर में डेयरी फार्मिंग आता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक तरह के प्रोडक्शन होते हैं, सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन होता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिर्फ एक तरह के प्लांटेशन उगाए जाते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में या तो चावल या तो व्हीट या तो राइस, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो कोई अदर कोई एक। लेकिन मिक्स फार्मिंग जो होता है उसमें कई तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो एक साथ उगाए जाते हैं, इसलिए ये मोनोकल्चर में नहीं आएगा। मोनो कल्चर में मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन। गैदरिंग इनमें से कौन जगह पे प्रैक्टिस किया जाता है? अमेजोन बेसिन, गंगा बेसिन, होंग हो बेसिन या नाइल बेसिन? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आपका जो आंसर है ए वो बिल्कुल सही है, यानी कि अमेजोन बेसिन में हम लोग देखते हैं कि गैदरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। अब बात आता है सर गैदरिंग होता क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि जो पुराने समय से जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है वो दो तरह से, या तो हंटिंग या तो गैदरिंग, ठीक है। हंटिंग में लोग शिकार करते हैं, गैदरिंग में जो भी जंगल में होता है उसको चुन कर उसको लेकर वो खा के रहते हैं। तो मेनली गैदरिंग जो होता है वो वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे होता है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कुछ हाई एल्टीट्यूड जोन है, जैसे हमारा नॉर्दर्न कनाडा है, वहाँ पे देखने को मिलता है। यूरेशिया है, वहाँ देखने को मिलता है। साउदर्न सीले है, वहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं फिर जो लो एल्टीट्यूड कुछ जोन है, ठीक है, जैसे अमेजोन बेसिन उसमें एग्जाम्पल है। फिर आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका का जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के भी रीजन है, ठीक है, यहाँ पर हमें गैदरिंग देखने को मिलता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो ट्रांस वुमेन्स का जो कल्चर है, ठीक है, प्रैक्टिसेस है, वो बकरवाल जो होते हैं, बकरवाल जनजाति के लोग होते हैं, जो खास करके हमें देखने को मिलता है जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे। तो वो इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली आर फेमस फॉर। ये जो रीजन है वो किस चीज के लिए फेमस है? क्या वो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, कैटल रियरिंग के लिए फेमस है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए फेमस है, या इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के लिए फेमस है? earlier question? यस सर।
वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डेनमार्क जो है वो मेनली फेमस इसलिए है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे आपको यहाँ बताते हैं जो गुजरात में जो हुआ, ठीक है, गुजरात में वर्गीस कुरियन जो है, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, वो किस लिए फेमस है? इसलिए फेमस है ना, क्योंकि पहले लोग जो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव ढंग से अपने मिल्क के प्रोडक्शन को नहीं करते थे, कर पाते थे, या उसको कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर पाते थे। तो वर्गीस कुरियन जो है, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक आइडिया लगाया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया, ठीक है, पूरे। और अमूल देखते हैं आज इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया हर जगह कितना फेमस है गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसी जगहों पे काफी फेमस है। क्लियर है? ऑप्शन सी। यस सर। ओके, तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। और कल जो है इस चैप्टर में तो और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। नो सर।